Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Welcome to my YouTube channel AgriEdit and I am Alokmay Behra and I am teaching here agronomy. आई नो बहुत दिन के बाद क्लास आ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एग्रोनॉमी जो कि जेआरएफ सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मायने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आप सबको तो पता ही है मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है और कहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन सेंचुरी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट किया है जो कि ओडिशा में है, और मैंने जो मास्टर है वो यूएस धारवाड़ से किया है, कर्नाटक से, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत कन्नड़ आता ही है। ओके, और मेरा जो रैंक था 2019 में मैंने एग्जाम में दिया था और वो 73rd रैंक था, कैटेगरी रैंक 39 था। ठीक है, और मैंने एसआर भी नेट भी क्लियर कर चुका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी क्लियर कर सकते हैं, ऐसे कोई मतलब डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप पढ़िए और बहुत ज्यादा पढ़िए। ठीक है, तो कि जाके आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है। ओके, एग्रोनॉमी का सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हमारा इसके अंदर जो हमारा है इवापोर ट्रांसपिरेशन पोर्शन, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा और एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एंड में हम डिस्कस करना प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो इवापोरेशन हमने देखा वो क्या है, दो वर्ड है, वन इज इवापोरेशन, वन मोर इज इवा ट्रांसपिरेशन। ओके, सो इवापोरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या है, अगर हमको पता है देन वी कैन combine those two words and we can study the whole terminology. Okay, evaporation and transpiration. Okay, तो बेसिकली जो इवापोरेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो जो हमारा जो सॉइल सरफेस हो गया या हमारा वाटर सरफेस हो गया, तो वहां से जो पानी, ओके, वहां से जो पानी जो वेपर फॉर्म में क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर को चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। ओके, तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप है, ये सर नो। सो जो प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप उसको कंबाइन कौन करेगा, वो उसको एटमॉस्फेयर कंबाइन करेगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे इवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन, तो ये याद रखना कि वहां पे जो हमारा जो है एटमॉस्फेयर है ना, तो वहां पे पानी कम और ज्यादा जब होता है ना, तब जाके ये इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जब भी आपके दिमाग में इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आए या टर्मिनोलॉजी आए, तो आपको बस ये याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में कितना पानी है। तो आपको तो पता ही है, ऑलमोस्ट हमारा जो एटमॉस्फेयर है ऑलमोस्ट 40% जो है वो पानी और जो वाटर वेपर पाया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, उसके कंसेंट्रेशन के हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से हमारा इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, तो इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ही कम होगा और जरूरत भी नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर में ड्राई है, पानी ही नहीं है, मतलब वाटर वेपर बहुत ही कम है, तो क्या होगा, उसको मेंटेन करने के लिए इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा। सो ये एक मतलब बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का दिया गया प्रोसेस है। तो ये अगर नहीं होगा ना, तो बारिश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना हवा बहेगा ना बारिश होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक संतुलन मतलब प्रोसेस है, इसको संतुलन बनाए रखने के लिए एक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो इवापोरेशन जो है वो जो वाटर लॉस होता है वो कहाँ से होता है, सरफेस ऑफ द सॉइल होता है और फ्री वाटर सरफेस के होता है, और ये एक डिफ्यूजिव प्रोसेस है। ये डिफ्यूजिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, जो पानी है हमारे जो सॉइल में अगर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर कम है, तो क्या होगा, पानी सॉइल टू द एटमॉस्फेयर मूव करेगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल वो मूव करेगा। ठीक है, आपको पता है पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है, जब पानी बहुत ही ज्यादा है तो वो हायर पोटेंशियल माना जाएगा, मतलब जितना ज्यादा पानी है उतना ही ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, इसलिए हमारा जब मतलब सेचुरेटेड सॉइल होता है, जब पानी बहुत ही ज्यादा होता है वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, तो जब आपका मतलब जो सॉइल है वो बहुत ही सेचुरेटेड है और बहुत ही ज्यादा उसके पानी है, और एटमॉस्फेयर को रिलेट करके बहुत ही कम पानी है और ज्यादा पानी है एटमॉस्फेयर रिलेट करके, और एटमॉस्फेयर कम पानी है, तो क्या होगा, जो पानी है वो
सॉइल सॉइल से लेकर वो एटमॉस्फेयर को जाएगा और एक संतुलन बनाने के कोशिश में लगेंगे। ठीक है, वैसे ही मतलब इट इज नॉट ऑल अबाउट द ओनली सॉइल सरफेस, इट इज आल्सो अबाउट फ्री वाटर सरफेस। ओके, जो कि हमारा जो पॉन्ड है, रिवर है, हमारा सी है, तो वहां पे क्या है ना, वो बहुत ही प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। ओके, तो वहां से जब पानी जाएगा एटमॉस्फेयर को, उसको भी हम बोलते हैं इवापोरेशन। सो इट इज ए कंबाइंड प्रोसेस। ओके, और ये जो है ना, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोसेस है। और ये जो मतलब जो प्रेशर डिफरेंस प्रोसेस है, जो डिफ्यूजिव प्रोसेस है, इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ इवापोरेशन जो है वो एक प्रिंसिपल दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि evaporation is equal to saturated evaporation minus actual evaporation function of u. Okay, function of u, that is wind velocity, that is wind velocity. Okay, देखिए, तो एटमॉस्फेयर में एक्चुअल इवापोरेशन मतलब वहां पे कितना पानी है वो हमको देखा जाता है। और जो हमारा मिट्टी है या जो पॉन्ड है, रिवर है, जो भी हमारा तालाब का पानी है, उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड। ओके, तो वहां से जब पानी जाएगा, ओके, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, जब हमारा सोलर रेडिएशन पड़े मतलब गिरेगा, ओके, जो आ रहा है, जो कि एक हीटिंग सोर्स है, तो क्या होगा, सॉइल का हो गया या हमारा तालाब का है, वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे इवापोरेट होगा और ये एक थिन लेयर में क्या होगा, वो मतलब कंडेंस होके रहेंगे, मतलब ऐसे जमा हुए रहेंगे। और वहां पे वहां पे अगर, और उस वक्त अगर एटमॉस्फेयर में कम पानी, तो ये क्या होगा, ये जो पानी जो कंडेंस होके रहे वो मूव करेंगे ऊपर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ओके, और उसके बाद अगर मतलब कोई मानो कि ऐसे मतलब कोई जरूरत नहीं है एटमॉस्फेयर को और पानी जो है वो जमा होते हुए रह गया है, तो क्या होगा, जब विंड वेलोसिटी लो होगा तो क्या वो ऐसे ही रहेगा, मतलब इवापोरेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा। इसलिए अगर विंड वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, उस वक्त क्या होगा, विंड इसको रिप्लेस कर देगा और फिर से इवापोरेशन प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। समझ रहे, वो कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। सो क्वेश्चन आता है कि इवापोरेशन को मेजर करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल, डाल्टन्स लॉ ऑफ इवापोरेशन प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, और इवापोरेशन हम कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पिच इवापोरीमीटर है, एटमोमीटर है, और कॉमनली मानो कि पान इवापोरीमीटर है। ठीक है, और देखा जाए तो बेसिकली हम बहुत ही ज्यादा पान इवापोरीमीटर यूज करते हैं, जैसे कि सनकेन स्क्रीन पान इवापोरीमीटर, जिसको IRI साइंटिस्ट ने बनाया गया था, और शर्मा एंड दास्तन ने बनाया था। ठीक है, और एक ये USWP पान ए क्लास ए USWP क्लास ए पान इवापोरीमीटर है, जो कि USDA में बनाया गया था, मतलब यूनाइटेड स्टेट फॉर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, उन्होंने बनाया गया था, बनाए थे ये वाला प्रोसेस। ठीक है, और इवापोरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स को लेके होता है, लाइक डिग्री ऑफ सॉइल सैचुरेशन, टेम्परेचर ऑफ एयर एंड सॉइल, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी। ओके, तो ये सारे फैक्टर को लेके इवापोरेशन प्रोसेस वो होता है। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ सॉइल देखा जाए तो अगर मिट्टी में ज्यादा पानी है तो क्या होगा, इवापोरेशन प्रोसेस जो बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, वी कैन एक्सपेक्ट इट। ओके, अगर टेम्परेचर भी बहुत ही कम ज्यादा है तो इसके ऊपर भी वो निर्भर करता है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी देखा जाए तो ह्यूमिडिटी अगर बहुत ही ज्यादा है तो इवेपोरेशन प्रोसेस ऑब्वियसली इट विल बी लेस। विंड वेलोसिटी अगर बहुत ही ज्यादा है तो इट विल बी हेल्प इन रिप्लेसिंग द कंडेंस्ड वाटर वेपर अबव द सॉइल और वाटर लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, ये प्लांट में होता है। हमने क्या बोला, प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप हमको पढ़ना है, तो हम सॉइल का और प्लांट मतलब वाटर का देख लिए, अभी हमको क्या करना है, प्लांट का देखना है। तो प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम जैसे मतलब हम जब जोड़ते हैं कि हम क्या होता है, हमारा स्वेटिंग होता है। ठीक है, हमारा स्वेटिंग होता है, वैसे ही जो प्लांट है वो भी स्वेट करता है। कैसे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से वो स्वेट करते हैं, और उसी प्रोसेस की वजह से वो जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा लॉस करता है, बहुत ही ज्यादा, ऑलमोस्ट अराउंड मानो 99% पानी जो है वो ऐसे ही चला जाता है एटमोस्फेयर को। नहीं तो हम इतने ज्यादा पानी क्यों देते। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो मतलब मिट्टी से जाके प्लांट के थ्रू क्या होता है, एटमोस्फेयर को ऐसे ही हवा की तरह चला जाता है। ठीक है, इसके वजह से जो क्या है, हमको पानी देना पड़ता है, हमको इरिगेशन देना पड़ता है, वाटर बार बार देना
पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वी कैन सी द विल्टिंग प्रोसेस, वी कैन सी द विल्ट प्रोसेस। अगर हम मतलब जितना ज्यादा मतलब वो ट्रांसपिरेशन करेगा उतने ज्यादा पानी हम देंगे। ठीक है, अगर हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, तो प्लांट विल शो द विल्टिंग सिम्टम, तो प्लांट विल शो द विल्टिंग सिम्टम। और ट्रांसपिरेशन जो है वो दिन में बहुत ही ज्यादा देखा जाता है, नाइट में इतना नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसलिए और कोई कोई प्लांट ऐसे भी होता है कि वो रात में ट्रांसपिरेशन करते हैं और रात में उनका स्टोमाटा जब वो ओपन करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है ट्रांसपिरेशन मतलब कैसे होता है, वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। ये +2 का पार्ट है इसलिए हम इतना डीप में नहीं जा रहे, पर ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। ओके, जो कि उसको एक गार्ड सेल होता है, इसमें आपको पता है, बेसिक पता है। ठीक है, और ये क्यों एक नेसेसरी इविल माना जाता है, क्योंकि देखो जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा वो स्टोमाटा ओपन होगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही जरूरी है, ऐसा नो। एंड यू नो ऑलमोस्ट अराउंड 450 ppm कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अंदर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा स्टोमाटा ओपन होगा तो CO2 कैन इजिली एंटर थ्रू द स्टोमाटा। अंडरस्टूड, तो ये एक नेसेसरी इविल प्रोसेस है, मतलब ये एक अच्छा काम भी करता है और एक बुरा काम भी करता है। बुरा काम क्या है, वो पानी ऐसे ही जाने देता है। ठीक है, 99% ऑफ द वाटर वी सप्लाई इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं। अभी इवेपोरेशन पढ़ लिए, ट्रांसपिरेशन पढ़ लिए, इसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे एक जरूर मतलब क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी चल रहा है कि आप मुझे पूछ भी सकते हैं कि सर इसको कंबाइन करके क्यों पढ़ना है, हम तो सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, ये दोनों ना मतलब इतना साइमल्टेनियसली होता है मतलब फील्ड में कि इसको हम अलग नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखा जाए तो क्या होता है कि जब हम सोइंग करते हैं, सोइंग से लेकर अगर हम हार्वेस्टिंग तक देखेंगे, ठीक है, तो सोइंग के टाइम क्या होता है कि फील्ड में हमारा जो क्रॉप कवर नहीं होता है, जब हम बीज बूनते हैं, ओके, उस टाइम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू लॉस होता है। ठीक है, और जब by the time when the plant will grow and it will just cover all the soil, understood, and it will branches will come, all the leaves will come and it will just cover, then what will happen, the more important process is transpiration. Understood, so we will supply the water by seeing the evaporation as well as the transpiration, because both the processes are occurring concurrently and simultaneously. Understood, so it's showing nearly 100% of ET comes from evaporation. हमने बोला कि वहां पे क्या होगा, क्रॉप कवर नहीं होगा, तो 100% जो है वो इवापोरेशन से आएगा। एंड वाइल एट फुल क्रॉप कवर मोर देन 90% ऑफ ET कम्स फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, समझ रहे हैं, तो जब वो मतलब क्रॉप हमारा बड़ा हो जाएगा, वो कवर कर लेगा, तो हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। और जब क्रॉप कवर नहीं होगा तब हमारा इवापोरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ET को नॉर्मली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमीटर से एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमीटर से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमीटर पर टाइम, मतलब कितना पानी इतना वक्त के साथ वो लॉस हो गया। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 mm ऑफ वाटर हैज बीन लॉस्ट बाई 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ऐसे हम इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये डेप्थ के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब फील्ड में जो होता है वो पर्टिकुलर डेप्थ का होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला आपको 1 हेक्टर सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब क्या है, 1 cm of water is uniformly present over the 1 hectare of land. Understood? 1 cm of water is uniformly present all over the 1 hectare of land. That is the meaning. ठीक है, तो a loss of 1 mm of water ये क्या दर्शाता है, इट करस्पॉन्ड टू ए लॉस ऑफ 10 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर हेक्टर। ठीक है, और देयर आर मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द इवापोट्रांसपिरेशन, क्योंकि ये जब ओपन फील्ड में होगा तो देखा जाए तो इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन आप देख ले, मतलब मगअप नहीं मानना है। ठीक है, आप बस ऐसे ही मतलब इमेजिन करो कि इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, फील्ड में होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वेदर एंड क्लाइमेटिक पैरामीटर विल बी द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, क्रॉप में होता है। ठीक है, तो सेकंड विल बी द क्रॉप फैक्टर, सेकंड विल बी द क्रॉप विल बी द फैक्टर। आफ्टर दैट
सॉइल का है, हमारा मैनेजमेंट का है, मतलब हम इरिगेशन कैसे दे रहे हैं, सॉइल में सैलिनिटी है या वाटर लॉगिंग कंडीशन है, वो बहुत सारा प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पे फैक्टर करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 फैक्टर है, वन इज वेदर एंड क्लाइमेटिक पैरामीटर से, क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक से, मैनेजमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वेदर पैरामीटर, हम जब भी सुनते हैं ये जो वर्ड वेदर पैरामीटर, तो कौन कौन आ जाते हैं, सोलर रेडिएशन आ जाते हैं, जो कि द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्राइम सोर्स ऑफ हीट। आफ्टर दैट जब सोलर रेडिएशन होगा तो हीट भी जनरेट होगा, तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो टेम्परेचर जब आएगा तो वाटर का तो इवापोरेट होना ही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा। और एक जो ओमनी प्रेजेंट है, जो हमको दिख ही नहीं रहा है, वो विंड है। ओके, तो विंड क्या करता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है एक वन टू द अदर एरिया लोकेशन, तो ये कहता है रिप्लेस करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे और जब ये चारों प्रोसेस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वो जो हमारा रेनफॉल। अंडरस्टूड। तो सोलर रेडिएशन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट इज द हीटिंग एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, जो इवापोर ट्रांसपिरेशन जो वो बहुत ही तेजी से जाएगा, वो तेजी से जाएगा। हेंस सोलर रेडिएशन इंक्रीजेस एटमॉस्फेयर डिमांड एंड हेंस इंक्रीजेस इवापोर ट्रांसपिरेशन। तो सोलर रेडिएशन पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर को हीट करेगा, उसके बाद जो वाटर वेपर जो भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो ऐसे ही फ्री में चले जाएंगे, मतलब और ट्रोपोस्फेयर को चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए पानी कहाँ से जाएगा, सॉइल से जाएगा या प्लांट से जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज दे विल क्रिएट द डिमांड इन द एटमोसफेयर, दे विल क्रिएट द डिमांड इन द एटमोसफेयर, और बहुत ज्यादा पानी होल्ड करने का जो कैपेसिटी वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमने पहले ही मतलब बोला, पहले स्लाइड से बोल रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बहुत ही ज्यादा है, मतलब एटमोसफेयर मानो जहाँ बहुत ज्यादा पानी है, मतलब वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पानी है, तो तब क्या होगा, इट विल बी डिक्रीज, इट विल बी डिक्रीज, उसको पानी नहीं चाहिए। मैंने बोल रहा हूँ कि एटमोसफेयर जब भी पानी चाहिए, इवापोरेटिव प्रोसेस विल बी मोर। एक बहुत ही आसान आपको मतलब तरीका है कि याद रखने के लिए। ठीक है, और विंड हमने बोला ये रिप्लेसमेंट करने के लिए बहुत ही आसान है। तो जब भी देखो, मतलब एक प्लांट है, ठीक है, और एक लीफ मानो, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे है 50% है। ठीक है, और विंड अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसको जरूरत है तो क्या होगा, यहाँ से जो पहला लेयर है, पहले वाटर इवापोरेट होके वहां पे कंडेंस होके रहेगी, कंसेंट्रेट होके रहेंगे एक जगह। उसके बाद अगर विंड नहीं बहेगा तो वो ऐसे ही रहेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। जब विंड विल बी स्टार्ट टू फ्लो, तो ये तेजी से क्या जाएगी, एटमोस्फेयर को तेजी से वो एस्केप हो जाएंगे, सो दैट another layer of another layer of water will be start to evaporate from the plant। समझ रहे। और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो मॉइस्चर कैसे आएगा, तो सॉइल से अगर मॉइस्चर नहीं आएगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होगा, तो प्रेसिपिटेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारा क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्रॉप में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये पहले आपको याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन क्या आता है, स्टोमाटा में होते हैं। ओके, तो उसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उस वहां पे एक डिपेंड करेगा, ये सुनो। तो स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है, वो बहुत ही तरीका है, बहुत सारा थ्योरी है, के प्लस केटन एक्सचेंज एक्सचेंज थ्योरी है, शुगर एंड शुगर हाइपोथेसिस थ्योरी है, तो बहुत ज्यादा थ्योरी है। ठीक है, तो जब इवापोर ट्रांसपिरेशन डिमांड है, और मतलब पानी का जब डिमांड होगा एटमोस्फेयर में, तब जाके क्या होगा कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा या सोलर रेडिएशन पड़ेगा, स्टोमाटा विल बी ओपन, स्टोमाटा विल बी ओपन। सो इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप लाइट कॉजेस टोमेटो टू ओपन, ये आपको याद रखना है, लाइट कॉजेस टोमेटो टू ओपन। तो जब टोमेटो ओपन होगा वहां पे क्या होगा, वाटर आराम से इजीली से आसानी से वो एटमोस्फेयर के एस्केप हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टोमाटा को ओपन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करना है, स्टोमाटा मस्ट बी ओपन। रात को नहीं होते ट्रांसपिरेशन, रात को नहीं होता क्योंकि स्टोमाटा विल बी क्लोज, वो सो जाएगा, हम जैसे सोते हैं वो भी सो जाएगा। ठीक है, हम जैसे कि सुबह जब होता है कि हम उठते हैं, वो स्टोमाटा भी उठता है। ठीक है, और जब हम सोते हैं वो भी सो जाता है। और स्टोमाटल नंबर एंड साइज उतना वो मतलब इफेक्ट नहीं करेंगे जैसे स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्योंकि कितना भी नंबर हो ना, अगर वो ओपन ही नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टोमाटल नंबर एंड साइज को इतना वेरी नहीं करता है।
लीफ एरिया देखा जाए तो अगर ज्यादा बड़ा लीफ है आपका, तो ज्यादा लीफ सरफेस एरिया है, तो बहुत ही ज्यादा पानी वो वहां से जा सकता है, वहाँ बहुत ज्यादा पानी जा सकता है। इसलिए कोई कोई अडेप्टिव मैकेनिज्म भी है। ओके, अडेप्टिव मैकेनिज्म है प्लांट के, जैसे कि आप मेज सरगम देखो, ग्रीन ग्राम देखो, ब्लैक ग्राम देखो, तो वहां पे क्या होता है, अगर आप ग्रीन ग्राम का देखें ना कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही मतलब अचंबिक है। ओके, एंड इट इज ए गॉड गिफ्टेड आई थिंक से, एंड इट इज ग्रोथ, बहुत ही वंडरफुल प्रोसेस हो रहा है वहां पे। देखा जाए तो क्या होता है कि अगर आप 10 बजे के बाद अगर जाए ग्रीन ग्राम फील्ड, किसी भी ग्रीन ग्राम फील्ड जाए, तो क्या होगा, वो जो लीफ होगा वो धीरे धीरे सूर्य की तरफ वैसे टर्न हो जाएगा, सूर्य की तरफ। सो इट विल बी शोइंग द पैरेलल टू द सोलर रेडिएशन, इट विल शो द पैरेलल टू द सोलर। इसको हम बोलते हैं हेलियोनास्टिक मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं हेलियोनास्टिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं हम। तो क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया है उन्होंने डिक्रीज कर दिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल में थे, धीरे धीरे क्या होगा ऊपर हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, हमारा जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली स्टोमेटा कहाँ पे होता है, आइदर बिलो होता है और एबव होता है। तो ऐसे होगा तो कैसे होगा भाई, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ही कम है। तो ये एक एडेप्टिव मैकेनिज्म है कि वाटर कंजर्वेशन का। ओके, वो क्या करते हैं कि खुद ही वाटर कंजर्व कर लेते हैं कि, और जो हमारा फार्मर है उसको बोलते हैं कि हमको इतना पानी नहीं चाहिए भाई, हमको इतना पानी नहीं चाहिए, हमको आता है कि कैसे अडेप्ट करना है, पर राइस को नहीं आता है। ओके, राइस को नहीं आता है, राइस को बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए, सरगम को नहीं आता है, बनाना को नहीं आता है, ठीक है। पर सरगम, मेज, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पल्सेस को बहुत ही अच्छे से आता है कि हम कैसे पानी को बचाए, लाइक मी, हाउ आई एम सेविंग मनी। ओके, सो ये सारे जो प्रोसेस है एडेप्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको जितना वो मतलब टमाटो को बचा के रखेंगे उतना ही पानी कम जाएगा, ठीक है। और sorghum एंड मेज में क्या होता है कि वो लीफ को फोल्ड कर देते हैं, लीफ को फोल्ड कर देते हैं, दे आर डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया, अंडरस्टूड। और एक होता है कि रूटिंग डेप्थ एंड प्रोलिफरेशन, रूटिंग डेप्थ। ओके, तो जितना आपका रूटिंग डेप्थ होगा तो आपका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है कि पानी आप बहुत ही ज्यादा लेके आएंगे, बहुत ही ज्यादा पानी लेके और प्रोलिफरेशन देखा जाए तो क्या कि आप बहुत ही मतलब जड़ जो है आपका जो प्लांट का जो जड़ है वो बहुत ही मतलब बहुत ही ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो वो ज्यादा मिट्टी को हल करके रखा है, तो ये क्या रहा है कि जो पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा पानी को पकड़ के रखा है। तो अगर आपका रूटिंग डेप्थ एंड प्रोलिफरेशन बहुत ही ज्यादा है तो इवापोट्रांसपिरेशन भी हाई, इट विल बी हाई, समझ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि अदर मैनेजमेंट फैक्टर्स है वो बहुत ही आसान है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए इरिगेशन मेथड्स, there are many methods, drip irrigation, sprinkler, flood irrigation, region furrow, many methods are there। अगर आप देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इरिगेशन मेथड भी एक आपका एक मेजर फैक्टर, मेजर रोल करता है, जो कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को। मेन्यूस एंड फर्टिलाइजर, जब आप बहुत ही ऑप्टिमम डोज ऑफ फर्टिलाइजर देंगे तो क्या प्लांट ग्रोथ विल बी मोर, plant growth will be good and the transpiration process will be very high, understood। wind break आपको बचाना है, अगर आपको ट्रांसपिरेशन मतलब प्रोसेस कम करना है, क्योंकि विंड जब आएगा ना तो क्या रिप्लेस कर देगा, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, तो आपको विंड ब्रेक भी देना है। एंटी ट्रांसपिरेंट स्प्रे कर सकते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। सैलिनिटी लेवल, अगर जब आपका पानी बहुत ही हार्ड हो जाएगा, plant growth will be very low। So ultimately these are the management and environmental factor are affecting the evaporation and transpiration। उसके बाद हम देखेंगे कि evapotranspiration concept जो है वो फील्ड में कैसे काम करता है, वो फील्ड में कैसे काम करते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि evapotranspiration concept जो है वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें कि हमारा जो सपना होता है ना, उसके बाद हम जो सपना अगर अच्छा है तो उसको हम हकीकत में करने के लिए हम कोशिश करते हैं, पर रियलिटी में क्या होता है वो, इसको अगर हम समझ ले तो ड्रीम है कि उसका हम हकीकत करने के लिए प्लान भी कर लिए, पर रियलिटी में हम क्या करते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। जो इवापोर ट्रांसपिरेशन जो है ना उसको हम एक मतलब एक ड्रीम की तरह देखें तो एक रेफरेंस बनाते हैं, एक रेफरेंस बनाते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमको इवापोर ट्रांसपिरेशन मतलब पढ़ना है, ठीक है। पर उसको हम हकीकत बनाने के लिए
एक मतलब क्रॉप फैक्टर लेते हैं कि जहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई डिजीज नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा मेंटेन है, वेल फर्टिलाइजर है, सब कुछ है। पर रियलिटी में कैसे होता है? पानी तो ठीक से आप देते नहीं, फर्टिलाइजर भी नहीं देते, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब डिजीज आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं, बहुत ही मतलब हर मतलब क्रॉप जो होता है बहुत ही मतलब गंदा तरीके से आप रखते हैं, ठीक है। तो वहां से कैसे होगा इवापोट्रांसपिरेशन? तो दिस इज द रियलिटी। ओके, हम सपना कुछ और देखते हैं, हकीकत में कुछ प्लान मतलब करते हैं, पर रियलिटी इन हकीकत में क्या होता है? तो ये अगर आपको समझना है तो ये तीनों का आप कंपेयर करना है। और तो अगर आप कॉन्सेप्ट में अभी आएंगे तो डिस्टिंक्शन आर मेड बिटवीन रेफरेंस क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक रेफरेंस ग्रास कवर ग्रास क्रॉप लिए गए, वहां पे एक यूनिफॉर्म हाइट मेंटेन किया गया और वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक लिया गया क्रॉप इवापोट्रांसफर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उसका हम प्लान किए कि ऐसे ऐसे होना है, ताकि ये जो इवापोट्रांसफर है उसको हम मेजर कर सकते हैं परफेक्टली। तो वहां पे क्या किया, हम वेल वाटर्ड किए, मतलब पानी बहुत ही अच्छे से दिए, फर्टिलाइजर भी बहुत ही अच्छा दिए, सब अच्छा किए, सब अच्छा किए। ओके, उसके बाद क्या हो कि हकीकत, जब आप फाइनली फील्ड में उतरे और आप वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब उतरे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 1% 2% हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप इवापोरेशन अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। उसके बारे में आप डिटेल में अब देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे थे कि पहला जो है रेफरेंस क्रॉप इवापोरेशन, जो कि है ड्रीम है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ड्रीम है। ओके, वो सिर्फ भगवान के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इवापोट्रांसपिरेशन रेट फ्रॉम ए रेफरेंस सरफेस नॉट सॉर्ट ऑफ वाटर, ये कभी हो सकता है नहीं, इज कॉल्ड द रेफरेंस क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन और रेफरेंस ईटी इज यूनिटली ईटी जीरो, जीरो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जीरो टेंशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेनबर्ग प्रूइट, उन्होंने क्या किया, एक मतलब रेफरेंस सरफेस लिए, ग्रास कवर लिए, 8 सीम हो गया या 10 सीम हो गया, 15 सीम, यूनिफॉर्म हाइट रखें, ठीक है। और वो जो है ग्रास कवर है, क्रॉप नहीं लिए, क्रॉप नहीं लिए, एक ग्रास कवर लिए जो कि एक्टिवली ग्रोइंग है, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा ग्रोथ है, कंप्लीटली शेडिंग द ग्राउंड, मतलब इवापोरेशन बहुत ही कम है, एंड नॉट शॉर्ट ऑफ वाटर, मतलब वहां पे इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कंप्लीटली हम उसको जान पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस यहाँ पे हम क्या किए, सिर्फ इवापोट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के ऊपर ही हम फोकस किए, मतलब प्लांट कैसा है, मतलब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर नहीं आया, क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फैक्टर नहीं आया, और जो हमारा मैनेजमेंट फैक्टर है वहां पे काम नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन को फोकस किया, पर एक फैक्टर है जो अभी भी इफेक्ट करेगा, वो है क्लाइमेटिक पैरामीटर, बिकॉज वी कैनॉट स्टैंडर्डाइज दैट प्रैक्टिकली, hypothetically we can assume that इतना ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी था, इतना ही टेम्परेचर था, इतना ही सोलर रेडिएशन, पर वी कैनॉट स्टैंडर्डाइज दैट। सो एक पैरामीटर जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो क्लाइमेटिक पैरामीटर। पर और दो जो हमारा दो फैक्टर थे, लाइक हमारा जो क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स थे और जो मैनेजमेंट फैक्टर थे सॉल फैक्टर का, उसको हम स्टैंडर्डाइज कर लिए यहाँ पे, ठीक है। हमने पूरा का पूरा कोशिश की कि उसको हम स्टैंडर्डाइज कर लिए। तो यहाँ पे ये जो ईटी जो यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे जो ईटी हम मेजर करेंगे इसको हम रेफरेंस कर देंगे, ओके। तो इतना एक्चुअली में होगा, होना चाहिए, और इतना होगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कि प्रिंसिपल, मतलब जो प्लान किया ना, जो हकीकत में कैसे करना है एग्जीक्यूट। तो रात में सपना देखे तो सुबह उठे और पेपर पेन लिए और लिखना शुरू किए कि ये प्लान सपना देखे और ये प्लान करना है और हमको जैसे भी करके सक्सेस बनना है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके आए, और कैसे स्टैंडर्ड किए कि डिजीज फ्री होना चाहिए भाई, ओके। हमारा जो क्रॉप है डिजीज फ्री होना चाहिए, ताकि वहां पे जो है ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो डिजीज फ्री होना चाहिए, वेल फर्टिलाइजर क्रॉप होना चाहिए, मतलब फर्टिलाइजर में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लोगों को मतलब यूरिया नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे फर्टिलाइजर कम कम नहीं होना चाहिए। ग्रोन इन लार्ज फील्ड, फील्ड थोड़ा लार्ज होना चाहिए ताकि सबको लगे कि ये रियलिटी में है, ठीक है। और अंडर ऑप्टिमम सॉइल वाटर कंडीशन, वहां पे भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब बारिश अच्छे से होना चाहिए, पानी भी बहुत अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। एंड वी कैन अचीव द फुल प्रोडक्शन अंडर द गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट तो चेंज नहीं कर सकते, पर अंडर दिस स्टैंडर्ड्स वी शुड एग्जीक्यूट अ प्लान, ओके।
सपना देखे कि ऐसे हमारा शादी होगा, ऐसे ऐसे प्लान किए, पर रियलिटी में क्या होता है हम देखे। तो एक हाइपोथेटिकल क्रॉप लिए, ओके, एक हाइपोथेटिकल क्रॉप लिए, एनी क्रॉप यू कैन गेस, एंड अज्यूम किए कि इतना हाइट होना चाहिए, मतलब 0.12 मीटर, मतलब 120 cm हाइट है क्रॉप का। सरफेस रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस हवा हवा जो बहेगा, ओके, हवा जो बहने का वो 70 सेकंड पर मिनट होना चाहिए। और जो अल्बेडो रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी वो 0.23 होना चाहिए। तो ये क्लोजली रिजेबलिंग करता है कि इवापोरेशन ऑफ एन एक्सटेंशन सरफेस ग्रीन ग्रास, हम जो पहले वाला पढ़े जो रेफरेंस, तो सपना को देख के जो हम प्लान किए ये हमारा ऑब्वियसली इट विल बी रिजेंबल, ऐसा नो, तो ये भी रिजेंबल करता है कि हाँ ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो रेफरेंस 80 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा एलन एटोल 1998 में ड्यूरेबल फ्रूट जो डेफिनेशन दिए थे ग्रास का, उसको मॉडिफाई करके ये वाला हाइपोथेटिकल डेफिनेशन इन्होंने बना लिया। पर क्या फायदा, जो हकीकत में जो आएगा ना वही आपका रियल इवापोट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। तो ये जब किए जो हम जो मतलब सपना को जो मतलब ड्रीम कम्स ट्रू उसको बनाने जो प्रिंसिपल बनाने है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम के जो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड किए, तो यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे हम क्या लिए थे, ग्रास लिए थे, यहाँ पे क्रॉप लिए, तो क्रॉप का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे फैक्टर करता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं क्रॉप कोएफिशिएंट। उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ईटीसी। तो रेफरेंस के साथ साथ अभी और एक फैक्टर आ गया जो है हमारा क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पहले वाला में क्या था, क्रॉप का तो कोई नहीं रोल नहीं था ना, तो यहाँ पे रोल है, इसलिए हम 80 के साथ केसी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। और इसको देख के ही हम क्या करते हैं, इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट द इवापोट्रांसपिरेशन loss from this type of situation, and we call this a crop water requirement, we call this a crop water requirement। आगे हम जाएंगे रियलिटी में जाएंगे कैसे होता है, ठीक है, चलते हैं। जाने से पहले क्रॉप कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हमने जैसे बोला कि यहाँ पे जो क्रॉप है वहाँ पे वो भी फैक्टर करेगा, तो क्रॉप कोफिशिएंट ये रिलेट करता है कि डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द क्रॉप। अगर आपका क्रॉप जो छोटा है तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कम होगा, अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े मतलब ये जो स्टेज होता है ना हमारा सीडलिंग टू लेके हार्वेस्टिंग तक, तो ये जो होता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बढ़ता है उसके बाद घटता है, उसके बाद घटता है। तो देखा जाए तो एवरेज वैल्यू देखा जाए तो माने कि 0.85 टू 0.9 के आसपास ये क्रॉप कोफिशिएंट वैल्यू जो वो वेरी करता है। हायर इन हॉट, मतलब हॉट विंडी एंड ड्राई क्लाइमेट में हमारा जो क्रॉप कोफिशिएंट है वो वैल्यू बहुत ही हाई होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कूल काम एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये आपको पता ही बेसिक है, ठीक है। and it varies among the crop as well. Why? Because if you see the rice, it requires more amount of water. If you will compare with the green gram, it requires less amount of water. So obviously crop coefficient जो वो vary करेगा ही करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब ये छोटा बहुत बहुत छोटा टेबल है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉप से जहाँ मतलब जिसका क्रॉप कोफिशिएंट वैल्यू बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप थोड़ा मिडिल वैल्यू देख लेना, ओके, ये सारा वैल्यू आपको लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एवरेज होता है कि मतलब सीडलिंग में नहीं देखना है कि हार्वेस्ट में नहीं देखना है, हमारा जो पिक स्टेज होता है प्लांट का एक पिक स्टेज है वहां पे क्रॉप कोफिशिएंट वैल्यू मतलब उस टाइम क्रॉप कोफिशिएंट वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, प्रीवियस ईयर में आया था, तो ये थोड़ा बहुत टेबल देख लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, सो फाइनली कमिंग टू द रियलिटी, सो आफ्टर ड्रीमिंग प्लानिंग एंड कमिंग टू द रियलिटी, क्या होता है कि जब हम रियलिटी में प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, कोई कोई प्लान ऐसे ही छूट जाते हैं और जैसे हम सोचे थे वैसे नहीं होते, और उसके बाद गाना जाते कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन हमारा भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो रियलिटी में अगर देखें तो क्रॉप को डिजीज होता है, पेस्ट होता है, वेल फर्टिलाइजर नहीं होता है कि सॉइल मॉइस्चर कंडीशन वो इतना मेंटेन होता है। तो वहां पे जो हमारा इवापोर ट्रांसपिरेशन होगा वो उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वहां पे हम एडजस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ बोलते हैं कि इवापोर ट्रांसपिरेशन क्रॉप इवापोर ट्रांसपिरेशन एडजस्टमेंट, ओके, यहाँ पे एडजस्ट करके चलना पड़ता है भाई, ठीक है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एडजस्ट करना सीख लो, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत ड्रीम जो है वो पूरा कर लोगे। अगर एडजस्ट नहीं किए तो
गया समझो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पानी अच्छे से नहीं मिलता है और बहुत ही ज्यादा जो फैक्टर वो इफेक्ट करता है, तो क्या होता है कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, प्लांट को स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो केसी के बाद भी आपको एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कि स्ट्रेस कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रेस कोफिशिएंट टू जस्ट एडजस्ट द थिंग। ओके, मतलब आपको ड्रीम जो है वो जो देखे थे उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, तो वो वाला एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ड्रीम, प्रिंसिपल्स एंड रियलिटी आप देख लीजिए, ये रेफरेंस है, उसके बाद स्टैंडर्ड है, उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये तीनों को आप कंपेयर कर लेना और बहुत ही अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों के बाद भी ना दो टर्म बेसिकली वी जो टू रीड, दैट इज एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन एंड पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। तो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है कि एक्चुअल इवापोट्रांसफर फ्रॉम ए क्रॉप डिपेंड्स ऑन वेदर एंड स्टोमेटल रेजिस्टेंस। ओके, तो वेदर तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। स्टोमेटल रेजिस्टेंस जो कि हम स्टैंडर्ड में देखे थे कि 0.70 होना चाहिए, पर रियलिटी में तो वो वैसे नहीं होता है ना। तो उस टाइम ओके जो इवापोट्रांसपिरेशन देखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। एंड विथ डिक्रीज इन सॉइल वाटर कंटेंट द स्टोमेटा क्लोज एंड रेजिस्टेंट टू इट इज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। तो एक सिचुएशन है जब पानी अगर आप नहीं देंगे अच्छे से तो क्या होगा कि स्टोमेटा वो क्लोज हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस वो बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। अंडर कांस्टेंट वेदर कंडीशन एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन डिपेंड ऑन सॉइल वाटर कंटेंट, ठीक है। मतलब अगर हम वेदर पैरामीटर्स का जो अगर एज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है, तो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन किसको डिपेंड करेगा कि मिट्टी में कितना पानी है, मिट्टी में कितना पानी है, सो दैट इट विल क्रिएट वन पोटेंशियल डिफरेंस एंड through that difference the water will move from soil to the plant to the atmosphere। समझ में आ रहा है। उसके बाद एक और एक आता है कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, सो इट इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू रिमूव फ्रॉम द सरफेस टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन एज्यूमिंग नो कंट्रोल ऑन वाटर सप्लाई। और ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, थॉथवेट ने दिया था 1948 में दिया था। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या आए थे और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अगर वो हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लेंगे, और जब भी हम बुक या कोई मटेरियल हम रेफर करेंगे तो इसको आधार करके हम पढ़ेंगे, तो बहुत ही आसान होगा कि आगे वाला एग्जाम जो आने वाला एग्जाम है हमारा इजिली हम क्रैक कर पाए, ठीक है। सो 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन में दिया गया था कि ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस अकर्स थ्रू स्टोमाटा। यस, सही है। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है, तो ये वाला मुझे करेक्ट लग रहा है। स्टेटमेंट टू में पूछा गया था कि रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड CO2 टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेस्पिरेशन CO2, पागल है, नहीं O2 है। ओके, रेस्पिरेशन के लिए हमारा ऑक्सीजन का मतलब जरूरत होना बहुत ही जरूरी है। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, राइट, करते हैं ना, हाँ हाँ करते हैं करते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी होता है, तो ये वाला मुझे रॉन्ग लग रहा है। तो देखा जाए तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। बहुत ही आसान सवाल था यार, मान गए। अगले सवाल पे चलते हैं अभी, ठीक है। हियर यू गो वन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम क्रॉप कोएफिशिएंट। बहुत ही मतलब यूनिक क्वेश्चन है, और बहुत ही रेयर आता है एग्जाम में। जब एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट को टफ कर देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं कि और उनका थोड़ा बहुत टाइम खा लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो ये आया था कि क्रॉप दिए थे मेज, सोरगम, सोयाबीन, कॉटन। प्रीवियस स्लाइड्स में देखेंगे मेज, सोरगम एंड कॉटन का। तो ये थोड़ा कैसी वैल्यू जो कि मिड वैल्यू होता है यहाँ, मतलब जो क्रॉप का जो पिक स्टेज होता है, तो ये बहुत कम दिए हैं, ठीक है। ये वाला बहुत ही कम दिए, तो रियलिटी में बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये देखा जाए तो आंसर ए है, आप थोड़ा मैच करवा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया था, तो एक्चुअल इवापोर ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछा गया था। हम जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट का जो लास्ट स्लाइड था वहां पे जो हम पढ़े एक्चुअल इवापोर ट्रांसपिरेशन, तो उसके बारे में उसके वहां से आया था क्वेश्चन। एक्चुअल इवापोर ट्रांसपिरेशन इक्वल्स, लिख लेता हूँ, इक्वल्स मैक्सिमम इवापोरेशन, मतलब ET0 जो हमारा रेफरेंस से इवापोर ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये बोल रहा है कि एक्चुअल इवापोर ट्रांसपिरेशन विल बी इक्वल टू ET0
इन अंडर व्हाट कंडीशन। तो ये यहाँ पे एक 4 ऑप्शन का दिया है। सॉल्व मिक्सचर नॉट कांस्टेंट। हमने अभी देखा है कि अगर वेदर को अगर हम मतलब कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, वेदर को हम अगर कांस्टेंट कर देंगे तो जो सॉइल मॉइस्चर है उस वहां पे ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा। तो सॉइल मिक्सचर शुड नॉट बी मतलब शुड नॉट बी एनी कांस्टेंट, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे मिक्सचर के हिसाब से मतलब आई थिंक इट इज देयर आर सम स्पेलिंग मिस्टेक, सो सॉइल मॉइस्चर आई थिंक इट शुड बी नो कांस्टेंट, ठीक है। अदर फैक्टर्स नॉट कांस्टेंट, सो ऑब्वियसली एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेंस जो अदर फैक्टर है वहां पे भी कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो आंसर है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। I would like to say thank you guys and for your time and watching till the end। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। एंड कीप रीडिंग गाइस। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगे और मज़ेदार लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारा जो जेआरएफ कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन करने का जो लिंक होता है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो नंबर दिया गया वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है और कैसे आपको कोर्स लेना है। और हमारा जो अभी जो है हमारा बहुत ही कम क्लास हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी कैन कप अप विथ ईच अदर, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लेना है, अगर लेट हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो इस तरह का मज़ेदार वीडियो हम लेके आएंगे और आपके साथ ऐसे ही कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स माई यूट्यूब स्टूडेंट्स एंड थैंक यू गाइज।